हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का हमारा टॉपिक है एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। सो स्टूडेंट्स, आज हम सेक्शन 31 टू 38 ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर एक पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर अगर कोई पार्टनर एडमिशन लेता है या फिर उसकी रिटायरमेंट होती है, तो उस सिचुएशन में जो फॉर्म है उसका जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाती है, उसकी जो बनावट है वो चेंज हो जाती है, और जो नई फॉर्म है उसको हम रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म जो है वो कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में, यानी कि सेक्शन 31 डिस्कस करने हम जा रहे हैं। तो जो एडमिशन है पार्टनर की, उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो करना होता है, और इसके लिए सभी पार्टनर्स की कंसेंट जो है वो जरूरी है। मान लीजिए एक फर्म के अंदर ABCD 4 पार्टनर हैं और वो ई को पार्टनरशिप फर्म के अंदर इंक्लूड करना चाह रहे हैं, तो ABCD सभी की सहमति होना जरूरी है, तभी ई को एज अ पार्टनर जो है वो इंक्लूड किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। सेकेंडली, जो आपका हमने लास्ट लेक्चर में माइनर्स के बारे में हमने पढ़ा ही था कि अगर सभी पार्टनर्स की कंसेंट है तो सिर्फ उसको प्रॉफिट के लिए इंक्लूड जो वो किया जा सकता है। एक बात और मैंने कही पार्टनर्स के एडमिशन के बारे में कि ये कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जब आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें सारी टर्म्स फाइनलाइज हो जाएंगी कि कितना वो कैपिटल का अमाउंट लेकर आएगा, कितना गुडविल का अमाउंट लेकर आएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो क्या होगा। तो ये है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब हम बात करेंगे राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर। तो राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर की जब हम बात करेंगे तो इसमें क्या है कि जिस डेट को हमारा नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो उससे पहले के जो फर्म के एक्ट हैं, ठीक है, उससे पहले के जो फर्म के एक्ट हैं उनके लिए वो लायबल नहीं होगा। लेकिन अगर वो एक्ट अभी भी कंटिन्यू है, फर्म के जो एक्ट पहले चल रहे थे वो एक्ट्स अभी भी कंटिन्यू है, तो वो उनके लिए लायबल जो है वो होगा। अभी मैंने एक बात की थी कि फर्म के पहले के एक्ट के लिए वो लायबल नहीं है जिस डेट को वो फर्म में एंटर हुआ था। अगर वो उनके लिए भी कंसेंट देते कि यस मैं लायबल रहूंगा, हालांकि वो बाकी कंटिन्यू नहीं है, तो वो लायबल हो सकता है। ठीक। सेकेंडली, हम बात करेंगे लायबिलिटीज के अंदर कि जब वो पार्टनर बन जाता है तो बाकी सभी मेंबर्स की तरह वो फर्म के अंदर यानी कि कंप्लीटली लायबल जो है वो हो जाएगा। ठीक है, जिस डेट से वो मेंबर बन गया तो बाकी अदर पार्टनर्स की तरह वो भी लायबल होगा फर्म की लायबिलिटीज के प्रति। थर्डली, उससे हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि पार्टनरशिप फर्म की जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उन टर्म्स एंड कंडीशंस को वो फॉलो करे, ताकि उसको बाकी अदर पार्टनर्स की तरह राइट्स जो है वो मिले। सो स्टूडेंट्स, ये हमने की सेक्शन 31। अब हम आते हैं आउटगोइंग पार्टनर्स की ओर। तो जो आउटगोइंग पार्टनर्स है, तो किस तरीके से पार्टनर जो है वो फर्म को छोड़कर जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बाय रिटायरमेंट, बाय एक्सपल्शन, देन बाय इंसॉल्वेंसी एंड देन बाय डेथ। तो इन 4 तरीकों से वो फर्म को छोड़कर जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाय रिटायरमेंट। तो अगर किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो जाए तो वो फर्म को छोड़कर जा सकता है, और रिटायरमेंट को हम स्टडी करेंगे अंडर सेक्शन 32। तो किस तरीके से रिटायरमेंट ले सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, कि सभी पार्टनर्स की कंसेंट से एक पार्टनर जो है वो फर्म को छोड़कर जा सकता है। ठीक है। सेकेंडली, पार्टनर के साथ एग्रीमेंट करके, ठीक है, एक समझौता करके जो है वो फर्म को छोड़कर जा सकता है। तीसरी बात, एक पार्टनरशिप एट विल अगर है, ठीक है, पार्टनरशिप एट विल अगर है तो रिटर्न जो एग्रीमेंट है वो करके रिटर्न नोटिस देकर जो है वो फर्म से अलग जो है वो हो सकता है। तो ये है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 के अंडर। इसके बाद हम स्टडी करेंगे सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 के अंडर। इसके अंदर क्या है कि अगर एक पार्टनर फर्म से अलग होता है तो अलग होते टाइम
अगर वो चाहे तो वो थर्ड पार्टी के साथ या क्रेडिटर्स के साथ या फिर रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म के अदर पार्टनर्स के साथ ये एग्रीमेंट करता है कि जिस डेट को वो पार्टनरशिप फर्म से अलग हो रहा है उस डेट के बाद वो किसी पर्टिकुलर लायबिलिटी के प्रति या कोई भी लायबिलिटी है तो उसके प्रति वो लायबल नहीं रहेगा, बल्कि रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म ही लायबल रहेगी, तो वो ऐसा एग्रीमेंट जो है वो कर सकता है। ठीक, तो इस सिचुएशंस में जो थर्ड पार्टी है वो उसको लायबल नहीं ठहरा सकती। इसके बाद एक सेक्शन है सेक्शन 32 सब सेक्शन 3। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो पार्टनर रिटायरमेंट लेता है उस पार्टनर को प्री इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है, प्रायर नोटिस, पब्लिक नोटिस जो है वो देना जरूरी है। पब्लिक नोटिस मीन्स कि वो फर्म से रिटायर जो है वो होने जा रहा है। अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देगा तो उसको अगर वो बेशक वो रिटायर पहले हो गया हो लेकिन फिर भी अगर उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो वो कंपनी के प्रति सभी लायबिलिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, फर्म के प्रति। अब अगर उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया है लेकिन वो स्लीपिंग पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर मीन्स कि वो एक्टिविटीज नहीं कर रहा फर्म के अंदर और कोई पार्टी उसको जानती भी नहीं है, तो एक ऐसी पर्टिकुलर पार्टी जो उसको जानती नहीं है वो फर्म के साथ ट्रांजेक्शन जो है वो कर रही है, तो वो उस पर्टिकुलर पार्टनर को जो कि रिटायर हो गया है वो उसको लायबल नहीं ठहरा सकती। ठीक, इसके अलावा जो पब्लिक नोटिस है वो कोई भी दे सकता है, या तो रिटायरिंग पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर के अलावा कोई भी रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म का कोई भी मेंबर जो है वो पब्लिक नोटिस जो है वो दे सकता है। अब हम बात करेंगे एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर की अकॉर्डिंग टू सेक्शन 33। तो एक्सपल्शन जो है वो का क्या मतलब है, निकाला जाना। ठीक है, अगर आपके पार्टनरशिप डीड में ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये एग्रीमेंट है कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस होने पर, एक विशेष परिस्थिति क्रिएट होने पर आप किसी साझेदार को फर्म से निकाल सकते हो तो ही आप निकाल पाओगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ही ये आपका पॉइंट आएगा एक्सपल्शन वाला, अदरवाइज एक्सपल्शन वाला पॉइंट आएगा ही नहीं अगर आपने एग्रीमेंट नहीं किया है तो एक्सपल्शन वाला पॉइंट कब आएगा? पहली बात तो ये एग्रीमेंट है। सेकेंडली, अगर एक पार्टनर अपने राइट्स का अच्छे तरीके से यूज नहीं कर रहा है, इन गुड फेथ जो है वो यूज नहीं कर रहा है। सेकेंडली, उसके बाद मेच्योरिटी ऑफ द मेंबर्स, ठीक है, मेच्योरिटी ऑफ द मेंबर्स जो है वो चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर पार्टनर को फर्म से निकाल दिया जाए, तब आप इसको निकाल सकते हो। और जब आप इसको निकालोगे तो जो भी इसके ऊपर एलिगेशंस लगी हैं तो उन एलिगेशंस को आप इसे पहले बताओगे ताकि इसे आंसर देने का, इसे क्लैरिफिकेशंस देने का मौका जो है वो मिल सके। अच्छा जी, इसके बाद जब इसको आप एलिगेशंस का क्लैरिफिकेशन देने का मौका दोगे तो अगर आप इससे सेटिस्फाई नहीं है तो इसको कोर्ट में जाने का भी राइट है। ठीक है, ये कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट से इंजंक्शन ऑर्डर भी जारी करवा सकता है। इंजंक्शन ऑर्डर का मतलब नकारात्मक आदेश कि फिलहाल आपको एक्सपल ना किया जाए। ठीक है, यानी कि निषेधाज्ञा इसको हम बोलते हैं। इसके बाद है इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, इसको हम स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 34। जो पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है, नेचुरली वो इंसॉल्वेंट ही हो गया, तो वो पार्टनरशिप फर्म का वो मेंबर नहीं रहेगा। इसमें दो सिचुएशन है। अगर एक पार्टनर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया तो हो सकता है कि फर्म भी साथ में डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, हो सकता है कि दो ही मेंबर हो और एक इंसॉल्वेंट हो जाए और फर्म भी साथ में डिसॉल्व हो जाए। दूसरी सिचुएशन ये है कि 2-3 लोग हैं और एक इंसॉल्वेंट हो गया, बाकी लोग जो है वो कंटिन्यू करें। सो अगर ये है कि बेशक फर्म का डिसोल्यूशन हो जाए, अगर इंसॉल्वेंट पार्टनर है तो वो फर्म का मेंबर नहीं, डिसोल्यूशन ना हो तो भी आपका जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है वो फर्म का मेंबर नहीं रहेगा। इसके लिए पब्लिक नोटिस की जरूरत नहीं है, जबकि रिटायरमेंट में आपको पब्लिक नोटिस देने की जरूरत थी। यहाँ पर इंसॉल्वेंसी की पब्लिक नोटिस की जरूरत नहीं पड़ती। और जब आपकी फर्म जो है वो डिसॉल्व नहीं होती, ठीक है, आपकी पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व नहीं होती,
तो उस सिचुएशन में क्या है कि इंसॉल्वेंट पार्टनर की एसेट जो है वो लायबल नहीं होती। ठीक है, ये नहीं है कि आपकी फर्म जो है वो चल रही है तो इंसॉल्वेंट पार्टनर की एसेट लायबल हो जाएगी, वो लायबल नहीं होती। इसके अलावा अगर ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन जो है वो जारी हो जाता है, ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन जो है वो जारी हो जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या है कि जो आपका इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसके काम के प्रति जो फर्म है वो भी लायबल नहीं होगी। इंसॉल्वेंट पार्टनर ने कोई काम किया है तो फर्म जो है वो उसके प्रति लायबल नहीं होगी। देन डेथ ऑफ अ पार्टनर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, हो सकती है। ठीक है, अगर डिसॉल्व होती है तो ठीक है, और अगर फर्म डिसॉल्व नहीं होती है, मान लीजिए पार्टनर कहते हैं कि हम तो कंटिन्यू करेंगे, अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो उनकी ड्यूटी बनती है कि जो डिसीज पार्टनर है उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उसको पेमेंट जो है वो कर दें। अब ये भी हो सकता है कि जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसकी देनदारियां बनती हो थर्ड पार्टी के प्रति, तो वो कभी भी उसकी एसेट जो है वो लायबल नहीं होती और ना ही इसको पब्लिक नोटिस देने की जरूरत। ठीक है, थर्ड पार्टी आकर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको आकर ये नहीं कह सकते कि आप जो है वो पब्लिक नोटिस जो है वो आपको देना चाहिए था कि उसकी डेथ जो है वो हो गई है। तो डेथ के बाद उसकी एसेट जो है वो लायबल नहीं होगी। रिमेनिंग पार्टनर्स विल बी लायबल फॉर थर्ड पार्टीज। देन राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, राइट्स जो है वो क्या रहेंगे आउटगोइंग पार्टनर्स के, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 36। इसके अंडर फर्स्ट ऑफ ऑल राइट टू कैरी कॉम्पिटिटिव बिजनेस, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 36 हम बात कर रहे थे कि जो आउटगोइंग पार्टनर्स हैं उनको बिजनेस को कैरी ऑन करने का राइट है, वो अपने बिजनेस जो है वो कर सकते हैं, फर्म जैसा बिजनेस करने का उनको राइट है, फर्म को कम्पीट करने का बिजनेस जो है वो कर सकते हैं, प्रॉपर एडवर्टाइज जो है वो कर सकते हैं अगर कोई भी रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया है तो। बट इससे रिलेटेड कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किया जा सकता है, वो क्या किया जा सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो फर्म का नाम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जिस पार्टनरशिप फर्म से वो रिलेटेड है उसका नाम यूज नहीं करेंगे। इसके अलावा अपने बिजनेस को फर्म का बिजनेस कहकर फेमस नहीं करेंगे। ठीक है, उनका अपना बिजनेस अलग है, फर्म का बिजनेस अलग है। इसके अलावा फर्म के कस्टमर्स को अपने यहाँ अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो ये 3 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, फिर वो अपना काम जो है वो कर सकते हैं। देन राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इन सर्टेन केसेस टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स। इसमें क्या है, ये है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37। इसके अंदर क्या है कि अगर कोई पार्टनर जो है वो फर्म को छोड़कर चला जाता है तो उस सिचुएशन में रिमेनिंग पार्टनर्स को चाहिए कि उसका पूरा हिसाब किताब जो है वो कर दें। अगर वो नहीं करते हैं तो उनको जो आपका आउटगोइंग पार्टनर है उसको राइट है कि वो प्रॉफिट में शेयर ले ले। ठीक है, या तो वो प्रॉफिट में शेयर दे या फिर उस पर जो भी उसका रिमेनिंग बैलेंस है उस बैलेंस पर 6% इंटरेस्ट जो है वो ले ले, क्योंकि उसकी जो कैपिटल है वो फर्म द्वारा यूज की जा रही है। देन लायबिलिटीज ऑफ आउटगोइंग पार्टनर्स, जो आपका आउटगोइंग पार्टनर्स हैं उसमें सभी आ गए, उसके अंदर रिटायरमेंट भी आ गई, एक्सपल्शन भी आ गया, इंसॉल्वेंसी भी आ गया, डेथ भी आ गया। तो इन सभी की क्या लायबिलिटीज है वो बनती हैं। तो ये हालांकि तीनों पॉइंट्स ऊपर डिस्कस हो चुके हैं कि अगर जो आउटगोइंग पार्टनर्स हैं अगर वो चाहें तो जो रिलेटेड पार्टीज हैं, थर्ड पार्टी है या फिर रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म है, उसके पार्टनर्स के साथ ये एग्रीमेंट कर सकते हैं कि आज की डेट के बाद जब वो एक्सपेल हो रहे हैं या फिर रिटायर हो रहे हैं तो आज की डेट के बाद जो भी फर्म के एक्ट्स हैं उनके लिए वो लायबल जो है वो नहीं रहेंगे। तो उस सिचुएशन में एक पर्टिकुलर लायबिलिटी या फर्म की लायबिलिटी के प्रति वो लायबल नहीं माने जाएंगे क्योंकि पर्टिकुलर एग्रीमेंट उन्होंने कर लिया है। इसके अलावा पब्लिक नोटिस देने की जरूरत है, हालांकि डेथ और इंसॉल्वेंसी के केस में नहीं और रिटायरमेंट और एक्सपल्शन के केसेस में जरूरी है। इसके अलावा पब्लिक नोटिस कोई भी दे सकता है। देन रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी,
इसके अंदर क्या है, अगर कोई रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और एक सिक्योरिटी ने क्या किया कि फर्म की लायबिलिटी के बारे में फर्म को या फिर कह लीजिए थर्ड पार्टी को भी कोई गारंटी दी है, ठीक है, थर्ड पार्टी को भी कोई गारंटी दी है, कोई कॉन्टिन्यूइंग गारंटी या तो फर्म को दे रखी है या फिर थर्ड पार्टी को दे रखी है कोई कॉन्टिन्यूइंग गारंटी, तो फ्यूचर जो आपकी ट्रांजेक्शन्स है उसके बारे में तभी ये टर्मिनेटेड मानी जाएगी जब पार्टनरशिप फर्म जो है वो उससे पूछे बिना रिकॉन्स्टिट्यूट जो फर्म है उसकी बनावट में जो है वो चेंज कर लेती है। बनावट में चेंज करने का मतलब ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी से पूछे बिना एडमिशन कर लेती है, एक्सपर्शन कर देती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है और उसको बताती नहीं है, या फिर डेथ हो जाती है तो उसको इन्फॉर्म नहीं करती, तो जो सिक्योरिटी है वो ऑटोमेटिकली अपनी लायबिलिटी से फ्री जो है वो माना जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।